नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है पृथ्वीश डे जी ने और वो पूछते हैं हाउ मच विल बी द अप्रोच टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर एंड इवापरेटर। मतलब कंडेंसर और इवापरेटर का अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है। तो नॉर्मली जो अप्रोच टेम्परेचर होता है, चाहे वो कंडेंसर हो या फिर इवापरेटर हो, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अप्रोच टेम्परेचर होना चाहिए। अब नॉट नेसेसरी कि सब जगह पे आपको अप्रोच टेम्परेचर उतना ही मिले। एवरेज टेम्परेचर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पासेस। कंडेंसर के पासेस कितने हैं, कितने बार जो वाटर है वो सर्कुलेट होता है, उसके ऊपर जो है उसका अप्रोच टेम्परेचर डिपेंड होता है। लेकिन हम नॉर्मली जब आप इंटरव्यू में जाते हो और आपको इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो हम उसका जवाब क्या देंगे, 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अप्रोच टेम्परेचर होना चाहिए। अब बेसिकली अप्रोच टेम्परेचर होता क्या है, तो अप्रोच टेम्परेचर मतलब ये जो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है और कंडेंसर से जो पानी बाहर निकल के जाता है, मतलब दो यहाँ पे फ्लूइड्स हो गए, एक हो गया रेफ्रिजरेंट और एक हो गया वाटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, अप्रोच टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर जो होता है रेफ्रिजरेंट का और लिविंग वाटर टेम्परेचर जो होता है कंडेंसर का, उसका जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं, कंडेंसर अप्रोच। और वो कितना होना चाहिए, 0.5 से लेके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इवापरेटर या चिलर के लिए भी सेम रूल है। चिलर में भी क्या होगा, जो भी रेफ्रिजरेंट होगा उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है और जो भी वाटर आउटलेट है चिलर का, उसका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को यहाँ पे भी क्या कहते हैं हम लोग, चिलर अप्रोच कहते हैं। वो भी 0.5 से लेके 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि जो सुपर हीट होती है या फिर सब कूलिंग होता है, ओके, उसके बीच में और अप्रोच के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अप्रोच मैंने बताया कि रेफ्रिजरेंट और वाटर जो टेम्परेचर है उसका बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग अप्रोच कहते हैं। अप्रोच के बारे में होता है सैचुरेशन टेम्परेचर और जो लिविंग वाटर टेम्परेचर है उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लूइड्स है, एक लिविंग वाटर है और एक रेफ्रिजरेंट है, उनके डिफरेंस को हम लोग अप्रोच कहते हैं। और इन केस ऑफ सुपर हीट या सबकूल किसको कहते हैं, उसमें रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जैसे सुपर हीट किसको कहेंगे, इवापरेटर के इनलेट में जो रेफ्रिजरेंट आता है और इवापरेटर के आउटलेट में जो रेफ्रिजरेंट जाता है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर हीट कहेंगे। जैसे इवापरेटर के इनलेट में सैचुरेशन टेम्परेचर है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और आउटलेट में रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है दैट इज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, सुपर हीट कहेंगे, जो नॉर्मली 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सबकुल किसे कहते हैं, कंडेंसर में जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, मान लो सैचुरेशन टेम्परेचर है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जो सैचुरेशन टेम्परेचर है और लिक्विड लाइन का जो टेम्परेचर है उसके बीच में डिफरेंस जो है दैट इज 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको हम सबकूलिंग कहेंगे। तो इन केस ऑफ सबकूलिंग क्या होता है, सबकूलिंग में रेफ्रिजरेंट का ही टेम्परेचर है उसका डिफरेंस देखा जाता है, सैचुरेशन टेम्परेचर और लिक्विड लाइन टेम्परेचर सबकूल के केस में। सुपर हीट के केस में क्या होता है, इवापरेटर इनलेट का टेम्परेचर और सक्शन लाइन का जो टेम्परेचर, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर और सक्शन लाइन का टेम्परेचर, इसका जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग रेफ्रिजरेंट जो है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और इन केस ऑफ अप्रोच हम लोग रेफ्रिजरेंट का सैचुरेशन टेम्परेचर और लिविंग वाटर टेम्परेचर का डिफरेंस जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो आई थिंक पृथ्वी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। दूसरा सवाल है कुरैशी रहमत जी ने पूछा है, वो पूछते कि फ्रीज़र में या फिर एयर कंडीशनर में जो हम एयर प्रेशर डालते हैं, पहली बात तो एयर प्रेशर नहीं डालते, नहीं डालना चाहिए। अगर आप डाल रहे हो एयर प्रेशर तो एयर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। एयर प्रेशर की जगह पे हम लोग ड्राई नाइट्रोजन जो है, ड्राई नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। तो आप ड्राई नाइट्रोजन को यूज़ कीजिए अगर आप प्रेशर टेस्टिंग आपको करनी है तो। और उसमें उन्होंने कहा कि कहाँ से उसको चार्ज करते हैं, सक्शन लाइन से या फिर उन्होंने डिस्चार्ज लाइन वर्ड यूज़ किया, लिक्विड लाइन नॉर्मली होता है। तो अगर स्प्लिट एसी है तो सक्शन वॉल होता है उसमें या फिर लिक्विड लाइन के यहाँ पे एक वॉल होता है। तो कोई भी वॉल आप यूज़ कर सकते हो, दोनों को भी यूज़ कर सकते हो और आप उसमें से प्रेशर टेस्टिंग कर सकते हो। तो जो भी रिकमेंडेड प्रेशर है उतना प्रेशर उसमें भरिए, उससे ज़्यादा मत भरिए। और ऑलवेज़ आपको कौन सा प्रेशर भरना है वहाँ पे, ऑलवेज़ आपको ड्राई नाइट्रोजन यूज़ करना है, एयर को यूज़ नहीं करना है। देन एक कुंभार जी है, उन्होंने सवाल पूछा है वाटर का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम को हिंदी में हम आयतन कहते हैं। ओके, वाटर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। और 1 लीटर पानी अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर 1 लीटर पानी है तो उसका आयतन या फिर उसका वॉल्यूम होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे और एक क्वेश्चन है, करण जी पूछ रहे हैं एंटी फ्रीज का सेट पॉइंट क्या होता है। तो एंटी फ्रीज नॉर्मली 5 to 6 डिग्री सेल्सियस में सेट होते हैं। एंटी फ्रीज क्या होता है, चिलर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, चिलर में जो पानी ठंडा होता है वो 7 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस का होता है। मतलब जो चिलर में पानी आता है वो 12 डिग्री सेल्सियस का होता है और चिलर आउटलेट जो टेम्परेचर है दैट इज 7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 7 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, पानी आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस पानी कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह पे एक्सपांड करता है, मतलब वो फैलता है।
अगर चीलर में पानी फैल गया या बर्फ़ बन गया तो चीलर बस्ट हो सकता है। तो हमें रोकना है कि पानी किसी भी तरीके से चीलर में जाके फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जो सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं उसको हम कहते हैं एंटी फ्रीज़ थर्मोस्टेट। तो नॉर्मली एंटी फ्रीज़ थर्मोस्टेट 5 या 6 डिग्री सेल्सियस में सेट होते हैं। और एक लास्ट सवाल है, सचिन जी पूछ रहे हैं कि कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है? कूलिंग कैपेसिटी मतलब मशीन की जो कैपेसिटी होती है, कितना कूलिंग मशीन करती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कूलिंग कैपेसिटी। जैसे एयर कंडीशनर को नॉर्मली हम लोग टन में एक्सप्रेस करते हैं कि कितने टन का एयर कंडीशनर है, 1 टन का, 2 टन का, 3 टन का। तो उससे हमें आइडिया पता चलता है कि ये एयर कंडीशनर कितना कूलिंग कर सकता है। तो 1 टन का एयर कंडीशनर जो है, वो 1 टन के बर्फ़ के बराबर कूलिंग करने का काम करता है। तो आज की तारीख में अलग-अलग यूनिट्स आ गए एयर कंडीशनर की कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। पहले ज़माने में टन हम लोग यूज़ करते थे, अभी वॉट्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, किलो कैलोरी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बीटीयू में या बीटीयू पर आवर में इसको एक्सप्रेस किया जाता है कूलिंग कैपेसिटी को, या फिर एचपी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट आज की तारीख में हैं जिससे मशीन की जो कूलिंग कैपेसिटी है, मशीन कितना कूलिंग करती है, उसको एक्सप्रेस करते हैं या उसको बताते हैं। क्योंकि बिना यूनिट के हमें पता नहीं चलेगा। जैसे हम लोग मार्केट में सब्ज़ी लाने भी जाते हैं, तो कितनी सब्ज़ी लेनी है, उसका कुछ यूनिट फिक्स होता है केजी में, ओके, या कोई लिक्विड लेते हैं तो लीटर में लेते हैं, तो उसकी क्वांटिटी जो है, उसका यूनिट जो है फिक्स होता है। वैसे एयर कंडीशनर का भी कूलिंग करने का कुछ ना कुछ तो एक ये होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एयर कंडीशनर की जो कैपेसिटी है उसको डिनोट किया जाता है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो आई होप आपके सवालों के जवाब मिल गए रहेंगे। तो और भी कुछ क्वेश्चंस है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो, और नेक्स्ट सेशन में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।